अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 6 कैश फ्लो एनालिसिस एंड टॉपिक नंबर है 119 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पार्ट नंबर 3। प्रीवियस 2 लेक्चर से हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़े हैं, जो कि मेजर कंपोनेंट्स में से है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, उसमें से फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। वी हैव सीन दैट इन कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वी consider the profit which is taken from profit and loss account, and we also consider current assets and current liabilities and adjust the profit फॉर दैट। यानी मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही ऑलरेडी आपको बता दिया है, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या लेते हो, प्रॉफिट कंसीडर करते हो, एंड देन आप करंट यानी बैलेंस शीट से आप करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स को लेते हो और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो अमाउंट जो प्रॉफिट की है उसमें एडजस्ट करते हो। नाउ we will try to understand in more detail why we do so, meaning that why we add or subtract the current assets or current liabilities in profit for the adjustment of cash flow। अभी मैंने आपसे कहा कि जो कैश फिगर है, प्रॉफिट की अमाउंट है, उसमें हम जो करंट लायबिलिटीज़ हैं, करंट एसेट्स हैं, तो उसमें क्या है, आप उसको कंसीडर एडजस्ट करते हो वैल्यूज़ को, यानी एडजस्ट करते हो। इंक्रीज़ देखना होता है, डिक्रीज़ यानी इंक्रीज़ हो रहे हैं एसेट, करंट एसेट, तो क्या करना चाहिए, करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो क्या करें, दोनों में से कोई डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या करना है, यानी इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये देखना है कि कब सब्ट्रैक्ट करते हैं और क्यों करते हैं। फर्स्ट इज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, जो एक 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप फर्स्टली आपको पता होना चाहिए। वी नीड टू हैव 2 बैलेंसेस, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इज़ ऑल्सो देयर इन क्लोजिंग बैलेंसेस, यानी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों पता होना चाहिए। अब ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, इज़ एक्चुअली द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर। अगर मैं यहाँ पर ऐड किया हुआ है, मीनिंग दैट इफ़ वी वांट टू मेक आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट 2019 देन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2018 विल बी टेकन एज ओपनिंग बैलेंस इन 2019 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्वियसली द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 19 विल बी टेकन एज द क्लोजिंग बैलेंस। यानी अगर मैं 2019 की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही हूँ और मैंने कहा कि लास्ट ईयर जो गुजरा है उसका क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस होगा, तो 2019 में बना रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्या गुजरा 18, तो 18 में जो क्लोजिंग बैलेंस रहा था, सपोज करो वो 10,000 रहा था, तो वही 10,000 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कंसीडर होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट इफ़ द क्लोजिंग बैलेंस, अब ये देखना है क्लोजिंग बैलेंस बढ़ने से कम होने से क्या होता है। इफ़ द क्लोजिंग बैलेंस इज़ मोर देन द ओपनिंग बैलेंस of any current asset or current liability simply means that there is an increase in that current asset or current liabilities। यानी क्लोजिंग बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस मैंने अभी बात की 10,000 था, जो कि सपोज करो मैं 2019 में बना रही हूँ, तो 18 का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो था 10,000 था, तो जो मैंने फॉरवर्ड किया इसका ओपनिंग बैलेंस बन गया। ठीक है, अब इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो सपोज करो 110,000 है, तो यानी 10,000 से बढ़ गया, यानी 100,000 बात कर लें, 100,000 था तो 110 हो गया, 1000 हो गया, तो इंक्रीज़ हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उनके इंक्रीज़ होने से आपका जो बैलेंस है वो बढ़ गया। अब चेंजेस इन करंट एसेट, क्या चेंज आता है, कब इसको ऐड करना है, कब आपने इसको जो करंट एसेट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट बात होती है अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी हमने बार बार ये बात की है कि जब आप किसी को क्रेडिट पर चीज़ें देते हो या लेते हो तो आपको क्या होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रिएट होते हैं, यानी आपने किसी से रिसीव करना होता है। देयर आर 2 थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड इफ वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट परचेजिंग एन एसेट actually requires cash outflow, and similarly if we purchase any current asset then there will also be our current outflow। क्यों? देखो, जब किसी भी चीज़ को आप ख़रीदते हो तो पैसा लगाते हो, पैसों से ख़रीदते हो,
बेशक क्रेडिट पे, लेकिन पैसा तो होता है ना, आपने लेना होता है, यानी आपके प्रॉफिट वगैरह में से डिडक्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। बट देयर आर करंट एसेट्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, एज वी नो दैट व्हेन एवर देयर इज क्रेडिट सेल्स देयर विल बी रिजल्टेड इन अकाउंट्स रिसीवेबल। यहाँ पर अकाउंट्स रिसीवेबल की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अकाउंट्स रिसीवेबल जब भी क्रेडिट सेल करते हो तो आपने कभी ना कभी किसी से पैसा लेना होता है, देना होता है, तो इसलिए क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रिएट होते हैं। सो व्हेन वी से दैट द बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल हैज़ गॉन अप, दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ सेल्स विच इज़ शोन एज इनफ्लो ऑफ द कैश इज़ नॉट द एक्चुअल कैश इनफ्लो। यानी आपकी जो प्रॉफिट बेशक ज़्यादा दिख रहा है, यानी कैश इनफ्लो दिख रहा है, लेकिन उसमें से अभी आपने पे भी करना है, यानी अकाउंट्स रिसीवेबल अगर आपने क्रेडिट पर चीज़ें ली हैं, यानी आपने उसको पे करना है, कैश आउटफ्लो का। फॉर एग्जाम्पल वी से दैट देयर हैज़ बीन अकर्ड कैश इनफ्लो ऑफ 100,000 थ्रू कैश सेल्स, यानी सेल किया है, 100,000 आपने अर्न किया है, यानी इनफ्लो हुआ। एंड द अकाउंट्स रिसीवेबल वर इक्वल इन ऑपरेटिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है, अब दोनों इक्वल हो गए। then it means that we got 100,000 in the form of cash, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इक्वल होंगे, यानी कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज नहीं हुआ, देन आप कहोगे कि मैंने 1,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश के। बट इफ़ द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम $100, दैट इट मीन्स दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड $100 in the form of cash from 1,000 रेवेन्यू और सेल्स। तो अगर मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल की बात हो रही है, अगर मैं इसको 11,000 का है ना, $100 की बात करते तो वो 1100 हो जाएंगे। तो अगर ये कर देती हूँ, क्या होगा, क्योंकि मैंने तो 1,000 रुपीज़ के मेरे पास कैश की फॉर्म में है, तो वो जो 100 रुपीज़ हैं वो उस सेल्स रेवेन्यू में से मैंने कैश की फॉर्म में रिसीव नहीं किए, यानी वो मैंने अभी लेने हैं, ठीक है। एंड दैट्स वाई इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल इज़ डिडक्टेड आउट ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट, यानी ये आपको मिलने हैं, रिसीव करने हैं, यानी अभी किसी ने आपको नहीं दिए, तो इसलिए ये प्रॉफिट की अमाउंट में से डिडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि अभी आउटफ्लो है। तो इनफ्लो को ऐड करते हैं, आउटफ्लो को माइनस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, जो आप सेलिंग पर्पस के लिए ख़रीदते हो, ठीक है, पड़ी होती हैं आपके पास। द इन्वेंट्रीज स्टॉक दैट वी कॉल स्टॉक इन ट्रेड, यानी तिजारत करते हो आप उसकी। द इंक्रीज ऑफ इन्वेंट्री means that we have increased our inventory from the inventory which had at the start, but we cannot sell it in that year, and that's why the balance of an inventory has gone up। यानी आपने चीज़ें लेकर रखी सेल की, तो वो अगर खर्च होती तो तब जाकर कम होती ना, ठीक है। सेल करते, जब आपने सेल ही नहीं की तो आपका क्या होगा, नुकसान में जा रहे हो, ठीक है। सेलिंग की इस वजह से आपका जो है इन्वेंट्री का बैलेंस है वो बढ़ गया। एंड टू परचेज दैट इन्वेंट्री सर्टेनली वी हैव पेड कैश, अगर मुझे परचेज करना है तो मैंने कैश पे किया है। व्हेन और इन्वेंट्रीज बैलेंस हैज़ बीन इंक्रीज विच मीन्स दैट और कैश आउटफ्लो हैज़ अकर्ड, यानी इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई हैं, मीन्स हो सकता है कि 100,000 की मेरे पास इन्वेंट्रीज थी, तो मैंने नेक्स्ट ईयर या उसी ईयर में कुछ महीनों बाद मेरे पास 200,000 की हो गई हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ ना, इन्वेंट्री में इंक्रीज़ हुआ। अब इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, अब जो 100,000 का मज़ीद मैंने जो है एसेट्स ख़रीद लिए, ठीक है। ख़रीदने की वजह से क्या हुआ, मैंने पैसा लगाया, और पैसा लगाने की वजह से क्या हुआ, मेरा कैश आउटफ्लो हुआ। और जो मैंने कहा आपसे, जब कैश आउटफ्लो है तो आप उसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे कैश आउटफ्लो, which means that our cash flow has occurred, therefore we subtracted from the figure of our profit। यानी कैश आउटफ्लो होगा, आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कैश इनफ्लो होगा, उसे क्या करोगे, आप प्लस करोगे, ठीक है, ऐड कर लोगे। प्री पेमेंट्स की बात हो गई। द प्री पेमेंट्स आर प्री पेड एक्सपेंसेज, या कुछ एक्सपेंसेस हैं जो आप प्री पे कर देते हो, दैट एज वी हैव डन एक्सपेंस आउट ऑफ विच सम अमाउंट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस, बट दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंसेस येट एंड बट वी हैव पेड कैश अगेंस्ट दिस एक्सपेंस। कुछ एक्सपेंसेस हैं जो आपने इनकर करने हैं, लेकिन आपने क्या किया, उसे अभी एक्सपेंसेस में कन्वर्ट, यानी अभी पे नहीं किए, उसकी पेमेंट। मैं इसकी एग्जांपल ले लेती हूँ, आप रेंट है, आप रेंट पर घर लेते हो, कोई चीज़ लेते हो, जगह लेते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एडवांस में पेमेंट कर देते हो, ठीक है, तो वो प्री पेमेंट्स में आ जाता है, एडवांस पेमेंट कर देना। सो दिस आउटफ्लो ऑफ कैश इज़ अकॉर्डिंगली डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो पहले इनकर नहीं हुआ, लेकिन आप इसको कंसिडर करे हो, यानी आपने इसकी पेमेंट कर दी एडवांस में, तो क्या होगा, यानी आपका मंथ जो है रेंट का वो कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, तो इसको भी आप प्रॉफिट में से क्या करोगे, डिडक्ट कर लोगे, क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ। वाई नॉट कंसीडर कैश,
कैश यानी ज़रूरी नहीं है अगर मैं कैश की बात कर रही हूँ तो वो कैश ही है, तो आप दूसरे वर्ड्स में कैश इन हैंड है यानी मेरे पास हाथ में कैश है तो उसका मतलब कैश होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वी एडजस्ट ऑल दिस करंट एसेट्स इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बट देयर इज़ अनदर करंट एसेट इज ऑल्सो द कैश इन द करंट एसेट, यानी कैश करंट एसेट्स में कैश भी आ जाता है। बट एज वी आर मेकिंग द स्टेटमेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, देयर फॉर सर्टेनली वी डू नॉट एडजस्ट द चेंज of cash in the amount of profit as do the adjustment of accounts receivable, prepayments etc. यानी जैसे मैं इन्वेंट्रीज, अपने अकाउंट्स रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स की एडजस्टमेंट कर रही हूँ तो मैं कैश में जो चेंज आएगा उसकी एडजस्टमेंट नहीं करूँगी। क्यों? देयर इज़ अनदर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड कीप इन माइंड दैट व्हेन वी यूज़ द वर्ड कैश then it does not only mean the cash in hand but it also means the cash in hand, cash at bank and all those cash equivalences which may be regarded as cash। कैश से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो कैश कंसीडर की जाती है, इसीलिए मुझे कैश की एडजस्टमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैं मूवमेंट ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की कर रही है, उससे रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं वो कैश ही कंसीडर की जाएंगी। So the total amount that we have as cash in hand, cash at bank and cash equivalent is then term है, इनको कैश कहते हैं। एंड वी कंसीडर इट इन कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ऑब्वियसली हम जब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करते हैं हम ये इन सारी कितना रिसीव किया, कितना दिया, कितना पे किया या कितना पे करना है, ये सारी चीज़ें क्या है कैश से रिलेटेड ही डिस्कस करते हैं। नाउ पहले तो मैंने आपको करंट एसेट्स में दिखाया चेंज यानी क्या कब ऐड करना है, उसे कब सब्ट्रैक्ट करना है। अब बात आ रही है करंट लायबिलिटीज़ की कि किस तरह से इनमें चेंजेस आते हैं, कि कब कैश आउटफ्लो होता है, कब कैश इनफ्लो होता है, कब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। वी सी द चेंज ऑफ करंट लायबिलिटीज़। If the current liabilities have been increased then the opening balance in the closing balance यानी opening balance में increase हो गई, then आप क्या करते हो, it means that there will be any expense or cost that we have to pay in the form of cash। liability क्या है? कर्ज, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कोई चीज़ है आपने जो पे करनी है, तो करंट है विद इन अ ईयर, ठीक है। तो अगर बढ़ गई तो मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ ऐसी पेमेंट्स रह गई हैं जो आपने पे नहीं की, यानी जितने रुपीस बढ़ेगी, सपोज करो करंट लायबिलिटीज़ आपकी थी ओपनिंग में, क्लोजिंग बैलेंस में वो कह रहा है कि इंक्रीज देन द ओपनिंग बैलेंस इन द क्लोजिंग बैलेंस, तो बढ़ गई तो मतलब 10,000 की थी तो 10,000 20,000 हो गई, यानी 10,000 रुपये ऐसे हैं इसमें से जो आपने अभी पे करने हैं, या कोई एक्सपेंस है जो आपने अभी पे नहीं किया वो करना है, बट इट हैज़ नॉट बीन पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी, यानी कैश की फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि लायबिलिटी ज़्यादा है। If we purchase goods and if we have not paid cash against some of these goods then our account payables will become increase। अब accounts receivable क्या होते हैं, payables क्या होते हैं? जैसे receivable कब create होते हैं? जब आप credit sales करते हो। इसी तरह से आप जब purchase करते हो, कोई चीज़ परचेज़ करते हो जिसका कैश आपने पे नहीं किया, यानी क्रेडिट परचेज़ कह लो, तो वो अकाउंट्स पेएबल होते हैं, यानी आपने कभी ना कभी पे करनी है वो चीज़, तो वो पे करनी है। जितनी ज़्यादा चीज़ खरीदोगे उतना ज़्यादा आपका जो अकाउंट्स पेएबल है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो द इंक्रीज ऑफ अकाउंट्स पेएबल एक्चुअली टेल्स अस दैट देयर हैज़ नॉट बीन कैश आउटफ्लो ऑफ सम अमाउंट विच वी हैव टेकन इन आवर कॉस्ट एज कैश आउटफ्लो इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी क्या बता रहा है हमें, देयर हैज़ नॉट बीन कैश आउटफ्लो ऑफ सम अमाउंट, यानी सम अमाउंट का कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, यानी हमने पे नहीं की। Therefore we add it to the figure of profit in order to adjust the profit। इसलिए हम क्या करते हैं, जब कैश आउटफ्लो नहीं हुआ तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर करोगे कैश इनफ्लो, यानी आपका क्या है, अगर किसी ने आपसे कोई चीज़ ली है तो आपके पास ऑब्वियसली क्या होगा, कोई ना कोई आपको पे करेगा, तो आपका जो प्रॉफिट है उसमें उसको ऐड होना होगा, तो इसलिए एडजस्ट करने के लिए इसको प्रॉफिट की जो अमाउंट है, फिगर है, उसमें ऐड करते हैं। एज देयर इज़ नॉट आउटफ्लो अकरिंग बट वी हैव ऑलरेडी टेकन कैश आउटफ्लो। Similarly, other liabilities like not payables, accrued expenses are also treated likewise, उनको भी इसी तरह से ट्रीट करते हैं। यहाँ पर accrued expenses का मैंने previous lectures में भी बताया था, means that one amount as an expense is taken in the profit and loss account, it is assumed that there will have been cash outflow from it but there has not been cash outflow from it। यानी मैं consider कर लेती हूँ कि इससे cash outflow होगा, यानी मुझे पे करनी है लेकिन अभी तक पे नहीं की मैंने,
ठीक है, बिकॉज द बैलेंस ऑफ एक्सपेंस पेएबल अक्रूड एक्सपेंस हैज़ इंक्रीज, तो इसलिए क्या होता है, क्योंकि इसका इंक्रीज हो गया है बैलेंस, सो वी एडजस्ट इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. सो वी कैन से दैट इफ़ लाइबिलिटीज़ हैव बीन इंक्रीज, ये मेजर बात है जो हमारी अबव डिस्कशन की है. आपसे पूछा जा सकता है कि जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं तो कैश आउटफ्लो होता है या इनफ्लो होता है, या डिक्रीज़ होती हैं तब क्या होता है, या करंट एसेट जो है इंक्रीज़ होते हैं तब क्या होता है, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है या इंक्रीज़ होने पर. ये चीज़ें, ये जो मेजर पार्ट है, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट मैं तो कहती कर दूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, मैंने यहाँ दिखा दिया ये वाला, ये मैंने इसको बोल्ड करके लिखा है कि ऐड कब करना है, सब्ट्रैक्ट कब करना है. इफ़ लाइबिलिटीज़ हैव बीन इंक्रीज देन देयर हैज़ नॉट बीन कैश आउटफ्लो दैट वी सपोज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग एक्सपेंस, यानी मैंने जो किया था वो कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, वी एड बैक, यानी इसको ऐड कर देते प्रॉफिट में. इफ़ करंट एसेट्स हैव बीन इंक्रीज देन इट मीन्स दैट वी सपोज दैट कैश इनफ्लो हैज़ बीन अकर्ड बट कैश फ्लो इनफ्लो डज नॉट अकर्स, वी सबट्रैक्ट, यानी हम सपोज तो करते हैं कि हुआ है, लेकिन करते हैं होगा लेकिन हुआ नहीं होता, तो इस वजह से इसे सबट्रैक्ट करते हैं. इसी तरह से यहाँ पर वी से दैट इंक्रीज इन करंट एसेट्स इज डिडक्टेड, यानी फ्रॉम द प्रॉफिट. करंट एसेट्स में इंक्रीज, यानी आपने उसको परचेज किया, कोई चीज़ और परचेज की, यानी आपने पैसा लगाया होगा, ऑब्वियसली इसको क्या खरीदा होगा, तो क्या होगा, आप इसको डिडक्ट कर ले तो प्रॉफिट में से, यानी पैसा गया आपका. एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इज एडिड इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी ये चीज़ आपने अभी पे करनी है, कुछ अमाउंट आपकी है जो आपने पे करनी है, ये आपकी ऐड हो जाएगी. एंड अपोजिट ऑफ दैट डिक्रीज इन करंट एसेट्स इज एडिड इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. डिक्रीज का मतलब ये हुआ कि आपने कुछ सेल किया है, सेल करने के बाद आपके बिजनेस प्रॉफिट में पैसा आएगा, पैसा आएगा मीन्स ऐड होगा प्रॉफिट में, इनफ्लो होगा. एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी डिक्रीज लायबिलिटीज का यानी क्या हुआ, चली गई. ठीक है, ये लायबिलिटी पे हो गई. नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. इट मे बी अ लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग दैट वी हैव टेकन फॉर शॉर्ट टर्म इज नॉट टेकन इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड वी टेक इट इन द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आप क्या करोगे, इसको जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग या शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह जो हैं वो कंसीडर नहीं करोगे, इसको हम कंसीडर करेंगे जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. और वी कंसीडर द कैश इनफ्लो आउटफ्लो अकर्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ विच इज़ एक्चुअली द थर्ड पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. मैंने आपको पहले ही बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स हैं और ये लास्ट वन जो पार्ट है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का है, जिसमें हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को भी कंसीडर करेंगे, बट यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम इसको कंसीडर नहीं करें, यानी एक्सक्लूड करें शॉर्ट टर्म. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.